Hello students, in this video I am Abhay Kumar going to discuss part 3 of chapter 11, dual nature of radiation and matter of class 12 physics. The topics to be discussed in this video will be laws of photoelectric emission, Einstein's photoelectric equation and verification of laws of photoelectric effect using आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में डिफरेंट 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, या 3 मार्क्स के डेरिवेशन में भी आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को पूछा जाता है। वैसे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन और आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का डेरिवेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इन दोनों को मिला करके भी 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। नहीं तो अकेले डेरिवेशन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का 3 मार्क्स में पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, या 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूछा जाता है। और व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, इन तीनों फॉर्मेट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसे मैं बतलाना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि चूँकि एग्जामिनेशन में इस ढंग से ये पूछा जाता है। चलिए, तो अब बिना अब थोड़ा सा समय 1 मिनट का इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन में लगा। अब आगे वीडियो शुरू किया जाए बिना देर किए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट लॉ इज द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस is possible only when the frequency of incident light is greater than a certain frequency or minimum frequency, which is called threshold frequency. However, intense or a strong incident light may be. इसका मीनिंग हुआ कि किसी मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, तब जाकर के किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। चाहे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितना भी अधिक क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली इंसिडेंट लाइट क्यों नहीं हो, लेकिन जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक नहीं होगी, तो उस मेटल सरफेस से, उस सब्सटेंस से, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ सेकेंड लॉ इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम ए मेटल सरफेस depends on the intensity of incident light that falls upon the metal surface. That is the number of photo electrons emitted per second from a metal surface is directly proportional to the
intensity of incident radiation or incident light. किसी मेटल सरफेस से इमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, that is rate of emission of photo electrons ejected per second from a metal surface, यह डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पर. That is, number of photo electrons ejected from a metal surface is directly proportional to the intensity of incident light. This is the second law. Number 3, that is third law of photoelectric effect, is the maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons, that is half mv max square or Ek max. Ek is the symbol of kinetic energy. Is directly proportional to the frequency of incident light increases. If the frequency of incident light that fall upon a metal surface increases, then maximum kinetic energy of an ejected electron, photoelectron, will also increase. इसका मीनिंग हुआ कि किसी मेटल सरफेस से इजेक्ट होने वाला इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा. दिस इज थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड फाइनली फोर्थ लॉ इज द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस. द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस. It means जैसे ही लाइट, इंसिडेंट लाइट किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेगा, ठीक उसी समय मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा. दैट इज, देयर इज नो टाइम लैग, और टाइम लैग इज वेरी स्मॉल. दैट इज only 10 to the power minus 9 seconds between the ejection of photoelectrons from a metal surface and incident light that fall upon the metal surface. तो किसी मेटल सरफेस पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगा, वैसे ही ठीक उसी समय, दैट इज इंस्टेंटेनियस, फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उस मेटल सरफेस से हो जाएगा. बहुत कम टाइम लैग होता है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में तथा इंसिडेंट लाइट के मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होने के बीच. केवल 10 to the power minus 9 सेकेंड का ही टाइम लैग होता है. देयरफॉर फोर्थ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस. आई थिंक ऑल 4 लॉज, इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now derivation of Einstein's photoelectric equation, which is very important for examination point of view. Einstein explained the phenomenon of photoelectric emission in 1905 on the basis of Planck's quantum theory. Planck assumed that light consists of many discrete bundles or wave packets called photons, each photon having energy equal to capital E is equal to a small h into nu, where h is Planck constant and nu is the frequency of incident light which falls on the metal surface. Energy h nu is the energy of incident photon which strikes a metal surface. To eject electrons, each photon eject only one electron. It should be noted, it should be remembered that each photon only eject only one photoelectron from a metal surface, where h is Planck constant and nu is the frequency of incident radiation. So this was the
Planck's assumption. And on the basis of Planck's idea, Einstein was able to explain the phenomenon of photoelectric effect in 1905. According to Einstein, when a photon of energy h nu is incident on a metal surface, the energy h nu of photon is utilized in two ways. Number one, some part of energy equal to work function of the metal is used to eject the electron from its interior to the metal surface. इस एच न्यू एनर्जी का कुछ पार्ट जो कि उस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर इक्वल होगा. वर्क फंक्शन वह मिनिमम एनर्जी है जिस एनर्जी से जिसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन मेटल सरफेस से होता है. उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहा जाता है. वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज और ड्यू टू विच एन a photoelectron is ejected from the metal surface. The energy of incident radiation h nu, that is energy of a photon, is utilized in two ways. Some part of this energy of photon h nu is equal to work done is used to eject the photoelectron from its interior to the metal surface, that is out of the metal surface, and the remaining part of energy is used to impart or to provide maximum kinetic energy to the ejected electron. जिस इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से इजेक्शन हो गया वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी द्वारा, जो कि फोटोन की एनर्जी एच न्यू का एक पार्ट है, उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को एच न्यू वर्क फंक्शन के बराबर इक्वल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उसके इंटीरियर से उसके सरफेस तक ला देगा, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ मेटल सरफेस से. और जो रिमेनिंग पार्ट एनर्जी का है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस तक आ गया इंटीरियर से उसके सरफेस तक आ गया, उसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा. इजेक्टेड मेटल सरफेस से इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन को रिमेनिंग पार्ट जो एनर्जी होगा फोटोन का, वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर प्रोवाइड करेगा. तो इसलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, वर्क फंक्शन के इक्वल वर्क फंक्शन W और फाई नॉट के इक्वल एनर्जी होगा. टू इजेक्ट दिस एनर्जी, टू इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन from a metal surface, work function is different for different metals. Metal surface, some part of energy h nu, that is energy of photon, some part of energy of photon h nu is used equal to work function is used to eject the electron from the metal surface, which is equal to the work function of the metal. And part 2, remaining part of energy of photon h nu, remaining part of energy of the photon h nu, remaining part of the energy of that photon is used to provide maximum kinetic energy or used to impart maximum kinetic energy to the ejected photoelectrons from the metal surface. Used to impart maximum kinetic energy to that ejected photoelectron. So we can write h nu is equal to W work function plus half mv max square. So we can write h nu, that is energy of incident photon on a metal surface. h nu is equal to work function W और phi naught, दोनों सिंबल होता है. यहाँ हम लोग W का यूज करते हैं.
और वर्क फंक्शन का सिंबल फाई नॉट भी होता है। बुक्स में फाई नॉट का भी यूज मिलता है वर्क फंक्शन का सिंबल के रूप में। एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन डब्लू। वर्क फंक्शन जैसा कि मैंने बतलाया, वर्क फंक्शन एवरी मेटल के लिए, ईच मेटल के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग होता है, जो कि मिनिमम एनर्जी है, जो कि जिससे कि कोई इंसिडेंट फोटोन और इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद उस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर, वर्क फंक्शन वह एनर्जी है जो मेटल सरफेस के इंटीरियर से इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाकर, उसके सरफेस तक, उस मेटल के सरफेस तक लाकर उस फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है। तो दैट मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सो एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन, कुछ पार्ट एनर्जी फोटोन का एच न्यू का वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी, वर्क फंक्शन उस मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने में यूटिलाइज होगा, प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर मेटल सरफेस से यहाँ पहुँच गया, उसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इज imparted to the ejected electron to provide maximum kinetic energy, that is half mv max square. This is equation number 1. इस रिलेशन पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जाते हैं, प्रॉब्लम्स पूछे भी जाते हैं 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं 12 बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में। तो एच न्यू इक्वल टू डब्लू प्लस हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर। अब इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इट इज इक्वल टू न्यू जीरो, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, frequency of incident light should be greater than the threshold frequency. But if nu is equal to nu zero, in that case फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल के इंटीरियर से सरफेस तक ही आएगा, इजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी केवल उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तब फोटो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से इजेक्शन के लिए न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ photoelectric effect. So if nu is equal to nu zero, then half mv max square, that is maximum kinetic energy of ejected electron from the metal surface is zero, because in that case the speed of the ejected electron is zero. When nu is equal to nu zero, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन केवल इंटीरियर से सरफेस तक ही आएगा, वह मूव नहीं कर पाएगा, उसका स्पीड जीरो होगा, वी मैक्स भी जीरो होगा, स्पीड जीरो होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इज जीरो। Then equation 1 reduces to h nu. In equation 1 we can substitute nu is equal to nu zero, hence equation 1 becomes h nu के जगह nu zero, nu replaced by nu zero is equal to w और phi naught symbol of work function, plus half mv max square is also zero, that is w is equal to h nu जीरो। वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, h nu जीरो। ये फार्मूला फॉर वर्क फंक्शन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस वर्क फंक्शन का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए, हम लोग आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो पुटिंग w इज इक्वल टू h nu जीरो इन इक्वेशन 1, we get h nu is equal to w is equal to h nu zero plus half mv max square, and we have this is Einstein photoelectric equation। अब h nu जीरो को LHS में लाया जा सकता है, फाइनल इक्वेशन, लेकिन यह भी आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ही कहलाता है। इट इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। h nu इक्वल टू h nu जीरो प्लस हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, और h nu जीरो को अगर LHS में लाया जाए, इफ h nu जीरो इज टेकन इन LHS, वी हैव h दोनों में कॉमन हो जाएगा, h nu माइनस h nu जीरो, दैट इज h nu माइनस nu जीरो इक्वल्स टू हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर।
and this equation is equation number 3, which is called Einstein's photoelectric equation. This is Einstein's फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यह आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ जो कि एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो नाउ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ photoelectric emission. Now, for the verification of first law, if you suppose nu is smaller than nu zero, if nu is taken as smaller than nu zero, that is frequency of incident light is smaller than the threshold frequency, then LHS of equation 3, that is Einstein photoelectric equation, becomes negative, and in that case half mv max square, maximum kinetic energy of ejected electron becomes negative, will be negative, which is not possible. एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस केस में फ्रॉम इक्वेशन 3 आइंस्टीन फ्रॉम इक्वेशन इफ न्यू इज गेट स्मॉलर देन न्यू जीरो, देन इक्वेशन 3 becomes negative, that is half mv max square in equation 3. In that case, in equation 3, that is in Einstein photoelectric equation, half mv max square, जिसे E के मैक्स लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, E के इज द सिंबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv मैक्स स्क्वायर, हाफ mv मैक्स स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि LHS निगेटिव हो गया, न्यू इज स्मॉलर देन न्यू जीरो, सो LHS इज निगेटिव, देयरफॉर RHS इज ऑल्सो निगेटिव, हाफ mv स्क्वायर निगेटिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यह पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल है क्या चीज़? पॉसिबल यही है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस पर वह निश्चित रूप से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देयरफॉर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी हैव दिस सपोजिशन न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, दैट इज frequency of incident radiation, incident light is smaller than threshold frequency, symbol of threshold frequency is nu zero, is wrong. This supposition is wrong. Therefore, we have only possibilities nu should be greater than nu zero, and this is the first. This verifies first law of photoelectric effect. Now, for the verification of second law, if the incident light of a particular frequency but intense light falls on a metal surface, then if intensity of light is more, means number of photons that incident on a metal surface will be also more, and each photon ejects only one electron. So if intensity of light increases, then number of photons incident on the metal surface also increase. And therefore emission rate of electrons from the metal surface will increase in that case. So it is clear that from Einstein photoelectric equation, if frequency of an incident radiation is constant, then energy of the photon hν is also constant, and therefore half mv max square, maximum kinetic energy of ejected photoelectron, will also constant, but emission rate of emission of photoelectrons from the metal surface will increase, which verifies second law. Now for the verification of third law of photoelectric emission, we have from Einstein's photoelectric equation given by equation 3, half mv max square is directly proportional to nu minus nu zero, because H is
H is a constant which is called Planck constant. So from equation 3, that is from Einstein photoelectric equation, from equation 3, maximum kinetic energy of the ejected photoelectron from a metal surface, half mv max square, is directly proportional to nu minus nu zero, which is the frequency, that is difference in frequency of incident light and threshold frequency nu zero. That is frequency minus frequency, incident frequency minus threshold frequency. The difference of two frequencies is also frequency. So maximum kinetic energy of ejected photoelectron, half mv max square, is directly proportional to frequency, because h is Planck constant. And this verifies third law of photoelectric effect or photoelectric emission, which is maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons. The ejected photoelectron, maximum kinetic energy of an ejected photoelectron from a metal surface is directly proportional to the frequency of incident radiation. That is, if frequency increases, if frequency of incident light increases, then maximum kinetic energy of the ejected photoelectron will also increase. And this verifies third law of photoelectric emission. Write down, this verifies third law of photoelectric emission. Now we have to verify fourth and last important law of photoelectric emission, which is photoelectric emission is instantaneous. To verify it, since photoelectric emission is due to the collision between a photon and an electron inside a substance or a metal. So there cannot be much more or significant time lag between the emission of photoelectron and the incident photon that falls upon a metal surface. That is time lag between emitted photoelectrons from a metal surface and incident photon on a metal surface is very, very small. That is only 10 to the power minus 9 seconds. Since each photon is responsible for the emission of only one electron, so there is no question of significant time lag between the emission of photoelectron and
incident light that fall, incident photon, incident light or incident photon that falls upon a metal surface. Hence, photoelectric emission is instantaneous. This verifies fourth law of photoelectric emission. Write down it. Photoelectric emission is due to the elastic collision between a photon and an electron inside the substance or inside the metal. Substance or metal. Hence, there will be no significant time lag between the photo emission, between the emission of a photoelectron and the incident photon that falls upon the metal surface, and the incident photon. Hence, therefore, it is clear that photoelectric emission is instantaneous. जिस समय फोटोन मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, ठीक उसी समय फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मेटल सरफेस से हो जाएगा। इसे इंस्टेंटेनियस कहा जाएगा। Therefore, photoelectric emission is instantaneous. And this verifies fourth law of photoelectric emission. और इसी वेरिफिकेशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 11 डुअल नेचर एंड रेडिएशन का पार्ट 3। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरों से अधिक संख्या में शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी अधिक से अधिक संख्या में न भूलें। लेकिन एक बार फिर से यह रिमाइंड कराते हुए कि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।